छात्रों, आज हम एक नई कविता का पठन करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है चांदनी रात और कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी एक जाने माने मंजे हुए जानकार सुप्रसिद्ध कवि है जिन्होंने प्रकृति की सुंदरता के बारे में यहाँ सुंदर वर्णन किया है। और जो चांदनी है और उसकी रोशनी, उसकी किरणें, सुंदर किरणें, उसका अनन्य साधारण महत्व हमारे जीवन को प्रकाशमान करने के लिए भी होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी सुंदर प्रकृति की इस चांदनी रात में उसके किरणों को पृथ्वी तल पर, भूतल पर रहने वाली सारी जो सृष्टि है, संस्कृति है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसका वर्णन किया है। पंक्तियाँ इस तरह की है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यानी इसका अर्थ ये होता है कि चारों चंद्र की, यानी कि सुंदर चंद्र की किरणें, चंचलता के भाव के साथ में किरणें जब रात में पृथ्वी पर पड़ती है तो मानो जल और थल, भूमि पर और पानी जल में उसकी सुंदर किरणों से उस जल को और उस पृथ्वी पर के सभी पेड़ पौधों, प्रकृति को सुंदर बनाती है। मानो चंचल किरणें पानी के साथ और भूमि पर, भू पर जो भी स्थित जो भी वनस्पतियां हैं उसके साथ में खेल रही हो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो प्रकाश जो है चांदनी का, मानो सुंदर और सच्च प्रकाश उसने बिछाए रखा है। और वो प्रकाश केवल आकाश में नहीं बल्कि धरती पर भी है, अंबर में है। और इस तरह से अंबर यानी आकाश, अवनी यानी पृथ्वी, इस तरह से सभी और उसका प्रकाश दिखाई देता है। पुलक प्रकट करती है धरती हरती तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसका भाव यह है कि आनंदी होकर धरती भी अपने, धरती पर जो तृण है, घास के जो नोकों वाली जो घास है, उसकी नोकों से, हरित नोकों से मानो झूम रही है। जो वृक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं, वह भी मानो झूम रहे हैं। उसका आभास, उस आनंद का, उस प्रकाश का पृथ्वी पर जो स्थित तृण है, घास के पत्ते पत्ते हैं, और मंद पवन जो बहने वाली हवा है, झोंकों को भी मानो आनंद का आभास हो गया है। और इस तरह से धरती पर जब उसकी किरणें पड़ती है तो मानन आनंदित होकर धरती मानो पृथ्वी पर बसी जो घास के जो पत्ते हैं, तृणों की नोकों से, मानो हवा के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से मानो खुद को आनंद का भाव व्यक्त करते हुए हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। दूसरी पंक्तियाँ है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद कौन दिशा। तो इतनी सुंदर स्वच्छ चांदनी की इस किरणों से मानो सारी दिशा में जो निस्तब्ध जो रात है, उस रात को भी, उसको, उसमें हलचल, जान निर्माण करने का काम इस स्वच्छ चांदनी की किरणों से किया है। और सभी आकाश, अवनी, वातावरण में मानो ऐसी सुगंध, ऐसी गंध, स्वच्छंद ऐसी गंध सभी चारों दिशाओं में फैली है। और यहाँ ऐसा कोई नहीं जहाँ आपको निरानंद मिलेगा। चारों दिशाओं में आपको आनंद ही आनंद आपको दिखाई देगा। यही यहाँ पर चांदनी की रोशनी किरणों से यही इस तरह का वातावरण उसने बदल दिया है। बंद नहीं अब भी चलते नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप।
तो जो प्रकृति की जो हलचल है, जो क्रिया है, वो बंद नहीं है। मानो किसी नए नीति के नटी की तरह एक अपने कार्यक्रमों में, क्रियाकलापों में व्यस्त है और बड़े ही एकांत भाव से आपको शांत और चुपचाप भाव से अपने काम में व्यस्त प्रकृति, जिसकी हर एक व्यक्ति, जो पौधे हैं, पेड़ है, वृक्ष है, वल्लरियाँ हैं, अंबर है, आकाश है, पृथ्वी है, भू पर जितने भी स्थित जीव है, वो प्रकृति अपने आप में अपने शांत भाव से, अपने क्रियाकलापों से एक सुंदर नटी की तरह, नर्तकी की तरह अपने एकांत भाव से चुपचाप अपने काम में सभी व्यस्त दिखाई देते हैं। अगली पंक्तियां है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी इस चांदनी रात में, जब रात होती है, तो चांदनी की रोशनी से, उसकी किरणों से पृथ्वी पर पड़ने वाली जो किरणें हैं, ओस पड़ जाने के बाद उस ओस में एक मानो मोती का रूप धारण कर लेती है। ऐसा मानो उस जो दो बिंदु है, जो उसमें रोशनी, चांदनी की किरणें पड़ने पर मानो एक अपने मोती का आभास होता है। और जैसे ही सुबह हो जाती है मित्रों, जब सूरज की किरणें भू पर पड़ती है, तो सूरज यानी रवि उन सभी मोती को बटोर लेता है। जैसे ही सवेरा होता है, सदा सवेरा होता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। जब संध्या होती है और थक भाग कर दिन भी संध्या की ओर बढ़ता है, शाम होने को आती है, और इस तरह से शाम तनु यानी कि उसका तन, जिससे उसका नया रूप छलकता है। तो जैसे जैसे संध्या होती है, शाम होने लगती है, तो उसके किरणों में उसके सुंदरता को भी और सुंदर बनाने का काम, उसके नए रूप को, नई सुंदरता को व्यक्त करता है, प्रतिबिंबित करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह की चांदनी की उस रात में उसकी सुंदर उस किरणों से प्रकृति को और भी चार चांद लगाने का काम चांदनी रात की किरणें करती है, नए रूप को प्रकाशमान करती है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो जंगल में ऐसा एक ऐसी एक जगह है जहाँ पर 5 वृक्षों की उस छाया में और उसके नीचे एक ऐसी सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, कुटीर बनी हुई है, और उस कुटी के सामने एक बड़ा विशालकाय पत्थर यानी शिला पर बैठा हुआ धीर वीर एक योद्धा निडर होकर वापस साधना योग करते हुए दिखाई दे रहा है। और उसे उसके माथे पर उस चांदनी रात की सुंदर स्वच्छंद किरणें उसके माथे पर अपना उसके आत्मविश्वास को और ही ओजस्वी बनाने का काम करती है। उसे उस निडर योद्धाओं को उसको और ही जागृत करने का काम करती है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो रात में जो धनुष्य को लेकर जब सारा भवन सोता है, तो वहाँ का भवन का जो रक्षक है, रात भर पहरा देता हुआ वह जागता है, और अंदर जो भी अतिथिगण हैं
राजा है वे उस भवन में रहने वाले सभी निश्चिंत होकर धनुर्धर जो है योद्धा है उसके विश्वास को पात्र ठहराते हुए वे सभी निश्चिंत होकर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। और भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो इस तरह से जो योगी सा बनकर दृष्टिगत बनकर वहाँ जो योगी भोगी है वह भोगी निर्भीक होकर एक कामदेव की तरह अपना वहाँ पर अपने कर्तव्यों को निभाता है। और इस तरह से यहाँ धनुर्धर जो योद्धा है वह भवन पर अपने कर्तव्यों का पालन करते निर्वाह करते हुए वह एक योगी के समान वहाँ तपस्या करते हुए मानो सबकी रक्षा कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो कविता है चांदनी रात, उसका उद्देश्य यही है कि हमारी प्रकृति में का सुंदर चित्रण यहाँ करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि इस प्रकृति की भूमिका मनुष्य जीवन के जो हमारे व्यावहारिक जीवन में सांसारिक जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका को साकार करता है। प्रकृति है तो हम हैं। जो व्यक्ति को जीने के लिए जो जीवित रहने के लिए जो उसे चाहिए वह उसे सभी प्रकृति से मिलता है। और इसीलिए कवि का उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति का एक धर्म है कि यदि हम इस वसुंधरा पर मातृभूमि पर जीवन यापन करते हैं तो उस प्रकृति का उपभोग करते समय हमें इसका भी ध्यान होना चाहिए कि उसकी देखभाल हो सके। और आने वाले पीढ़ियों के लिए अगर हम संरक्षित कर उस फल फूल तालाब समंदर नदियाँ पशु पक्षी इनकी देखभाल भी हमें उसी तरह से करनी चाहिए ताकि आने वाले हमारे भविष्य काल में जो नई पीढ़ी जो इस संसार में जन्म लेगी तो उसका उपभोग उसकी देखभाल और इसका आनंद सभी व्यक्तियों ने लेकर उसका संरक्षण भी करना चाहिए। कुसुमायुध योगी सा मतलब कामदेव की तरह जो धनुर्धर है वो उस वहाँ पर उस भवन की रक्षा करता है। तो ये सभी जो कार्यकलाप है ये सब जो घटनाएं हैं प्रकृति के केवल इस कविता का उद्देश्य यही है कि उस चांदनी रोशनी में उसकी स्वच्छंद किरणों से ही जो प्रकृति पर रात में प्रकृति का सुंदर दर्शन केवल चांदनी रात में होता है। और हर एक व्यक्ति चाहे फिर वो प्रकृति का कोई घटक हो अन्य घटक या कोई मनुष्य हो या कोई वल्लरी हो वृक्ष हो पेड़ हो चाहे तरु हो, तो हर एक यहाँ पर स्थित जो वस्तुएं हैं वो प्रकृति की देन है। और प्रकृति रहेगी तो इंसान रहेगा, इंसान रहेगा तो प्रकृति रहेगी। इसीलिए ने दोनों के जीवन में प्रकृति का व्यक्ति के समाज के जीवन में जितना महत्व है उतना ही इंसान को भी इस जिम्मेदारी का एहसास अगर हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति की समाज की राष्ट्र की उन्नति होने में देर नहीं लगेगी। अगर हमने इस सुंदर प्रकृति की इस प्राकृतिक सुंदरता का हमें अगर महत्व उसका अनन्य साधारण महत्व हमें बरकरार रखना है, नियमित रूप से उसे बनाए रखना है, तो हमें निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस सभी को इस कर्तव्य का इस निष्ठा का इस सभी बातों का जिम्मेदारियों का एहसान अगर होता है तो निश्चित रूप से प्रकृति भी हमारी आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हर व्यक्ति की
सभी जाति धर्म वंश संप्रदाय का वो उसका ध्यान रखेगी। और इस तरह से हम एक दूसरे के लिए कितने महत्व है इस बात को भी हमें समझना चाहिए। आशा है कि आपको ये कविता और उसका उद्देश्य आपको निश्चित रूप से समझ आया होगा। और हमें भी एक विद्यार्थी होने के नाते यहाँ प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। क्योंकि प्रकृति से हमें जल मिलता है, हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, भोजन मिलता है, फल फूल सभी हमारे जो हमारे त्योहार है उसमें उन उन त्योहारों में उस उत्सवों में प्रकृति की जो बनी जो प्राकृतिक जो जो भी जो बनी है उसका उपयोग हमारे व्यक्तिगत सांसारिक जीवन में होता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी छात्र अपने जीवन में उसके संस्कार के साथ साथ अपने अधिकारों को अपने कर्तव्यों का पालन कर इस कविता का जो उद्देश्य है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पे बड़ी सुंदर अपने सरल शब्दों में जो उसका गुणगान किया है, तो हमारी सभी की खास करके आपकी, जो कि आप आने वाले दिनों में इस राष्ट्र में इस समाज में एक अच्छा नागरिक होकर यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ की जो जो प्रकृति की सुंदरता को सुंदर बनाने का दायित्व आप सबका है। मुझे आशा है कि आप सभी इस कविता को समझकर उसका कर्तव्य परायण करेंगे। धन्यवाद।